Hello students, welcome to City Online Classes. This is my 9th lecture and second unit का और 8th और 9th दो लेक्चर जो हैं वो आइडलिज्म से कनेक्ट हैं। एक ही टॉपिक है जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। 8th लेक्चर में आपने आइडलिज्म का मीनिंग, कॉन्सेप्ट और उसके एम्स एजुकेशन में और शिक्षा में योगदान जो भी है और सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल्स पढ़े थे। आज हम बात करेंगे आदर्शवाद और शिक्षण विधियों की, आइडलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग या टीचिंग मेथड्स की। आदर्शवादियों ने बहुत से टीचिंग मेथड्स को अपनाया या शिक्षण विधियों को, भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया। इसमें बहुत से दार्शनिक हुए। प्लेटो और सुकरात उनके गुरु। सुकरात ने वाद विवाद और व्याख्यान विधि को जन्म दिया। प्लेटो ने संवाद विधि को अपनाया, प्रश्नोत्तर विधि के साथ साथ संवाद विधि, और अरस्तु ने आगमन तथा निगमन विधि को अपनाया। आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर और निगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग सुकरात ने किया। संवाद विधि ने प्लेटो ने इस विधि को विकास किया और अधिकतर इनकी रचनाएं भी जो है वो संवादों के रूप में ही लिखी हैं प्लेटो की। तर्क विधि, लॉजिक मेथड, इसका प्रतिपादन हिंगल ने अपनाया। निर्देशन विधि, इंस्ट्रक्शन मेथड, हर्बर्ट ने दिए। प्लेवे मेथड, फ्रोबेल ने। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड, पेस्थोलॉजी, अभ्यास व आवृत्ति विधि को सर्वश्रेष्ठ माना। तो आदर्शवादियों ने इन सारी विधियों को अपनाया। शिक्षण विधि को संवाद विधि, आगमन निगमन विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, तर्क विधि, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, निर्देशन विधि, प्रयोग और अभ्यास विधि और संवाद विधि। हम बात करते हैं कि आदर्शवादी और अनुशासन क्या है, या आदर्शवादियों ने किन अनुशासन को अपनाया, या उनके समय में क्या अनुशासन था, या वो अभी भी जो है वो आदर्शवादी किस अनुशासन को मानते हैं। तो वो स्व अनुशासन पे बल देते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन पे ज़्यादा बल देते हैं। उनका मानना है कि स्व अनुशासन से बालक आत्मानुभूति की प्राप्ति करता है। वो कहते हैं कि बालक तभी अनुशासित हो सकता है जब शिक्षक भी स्वानुशासित हो, आदर्श युक्त हो, तभी शिक्षार्थी भी स्वानुशासन को अपनाएगा। तो आदर्शवादी स्वानुशासन या अनुशासन पे विशेष बल देते थे। फ्रोबेल के अकॉर्डिंग बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके उसके साथ प्रेम, सहानुभूति का व्यवहार करके उस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। ये आदर्शवादी कहते थे कि उनको रुचियों और क्षमताओं का ज्ञान उनको प्राप्त हो, प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार भी करो, लेकिन उसमें कंट्रोल भी रखिए आप। स्वच्छंद नहीं छोड़ना है उनको, स्वतंत्र नहीं छोड़ना है उनको। कुछ सीमित साधनों के साथ साथ अनुशासित बिहेवियर, उनका बिहेवियर भी जो है वो स्वानुशासन पे बल दें। जब वो खुद से अनुशासित होंगे, उनमें ये भावना डेवलप कर जाएगी कि हमें अनुशासित ही रहना है, तो वो उनका डेवलपमेंट या व्यक्तित्व का विकास अच्छा होगा। हॉर्न के अनुसार शासन का प्रारंभ बाह्य रूप में होता है, किंतु यह समुचित होगा कि यदि इसका अंत आदत निर्माण आंतरिक रूप में हो, इसकी हैबिट पड़ जाए। अनुशासन की, डिसिप्लिन की हैबिट पड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी आदत पड़ना, और आदत तभी उसका वो अनुसरण करेंगे। तो हैबिट ज़रूरी है उनकी, खुद के बिहेवियर में वो चेंज लाएं। अनुशासन। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद का मूल्यांकन। इसका एवोल्यूशन हम निकालते हैं या मूल्यांकन करते हैं कि इनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं।
किन किन शिक्षा के माध्यमों से या कौन सी चीज़ों से इनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है और कौन कितनी जो है चीज़ों को अपनाया जा सकता है। आदर्शवाद शिक्षा नहीं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन विचारधारा है। हमारे गुरुकुलों में इसको अपनाया जाता था। आइडियलिज्म पे विशेष जोर दिया जाता था। छात्र जो थे वो शिष्य, गुरु और शिष्य का संबंध पिता तुल्य होता था। गुरु पिता तुल्य मानते थे गुरुओं को। राजा महाराजा अपने बच्चों को छोड़ देते थे गुरुकुल में। अनेक संस्कारों के साथ वो विद्या आरंभ करते थे, सीखते थे और कठिन अनुशासन में जीवन व्यतीत करते थे। सामाजिक जीवन में इसकी नींव बहुत दृढ़ है। शिक्षा के सभी उद्देश्यों पर आदर्शवाद का प्रभाव पड़ा है। आदर्शवाद का अगर हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो इसके हमको गुण और दोष दोनों को देखना होगा। इसमें क्या क्या उनके मेरिट्स हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, उनको देखेंगे। साथ साथ हम उनकी कमियों को भी देखेंगे और उसमें सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। तो हम मेरिट्स की बात करते हैं। आदर्शवाद के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को व्यापक स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि स्वानुशासित रह के हमें चिंतन और मनन के द्वारा सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति का उद्देश्य बताया शिक्षा का। तो हमें एकाग्र होके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का सही तरीका आदर्शवाद में बताया। आदर्शवाद में शिक्षक को गरिमामय स्थान प्राप्त है। समाज में शिक्षक का स्थान उच्च है, गौण है। शिक्षक पिता तुल्य है। गुरु को बहुत सम्मान दिया गया। गुरु की तुलना ईश्वर से बढ़कर की गई। इसमें बालक व समाज के हित होगा। अगर हम गुरु का सम्मान करेंगे, आदर्शवादी विचारधाराओं को अपनाएंगे, तो बालक का भी और समाज का दोनों का उत्थान होगा। क्योंकि गुरु को कुछ नहीं चाहिए, गुरु अपनी जगह पे वहीं खड़े हैं। वो सिर्फ ज्ञान देते हैं, आपके जीवन को मार्गांतरीकरण करते हैं, सही दिशा निर्देश देते हैं। उनका सम्मान होना स्वाभाविक है, ज़रूरी है। इन चीज़ों पर बल दिया गया। बालकों के सही मार्ग के चयन और उनके विकास का दायित्व शिक्षक पर ही होता है। शिक्षक का सम्मान बहुत ज़रूरी है, आदर्शवाद में ये बताया गया। आदर्शवाद में नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर विशेष बल दिया गया। आपका नैतिक उत्थान हो, चरित्र का विकास हो, आप पतन की ओर ना जाएं, आप अच्छाइयों को अपनाएं, बुराइयों को छोड़ें। इस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया। वर्तमान समय में बालकों को नैतिक विकास की शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक युग में बालकों का नैतिक पतन ज़्यादा हो रहा है। वो कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीखने के चक्कर में या लर्निंग के मेथड्स अपनाने, अडॉप्ट करने के लिए वो गलत बातों का अनुकरण करने लगते हैं, तो उनका नैतिक पतन होने लगता है। इसलिए जब कभी भी हम कैरिकुलम को डिसाइड करें या पाठ्यक्रम का निर्धारण करें, उस समय हमें आदर्शवादियों का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। आदर्शवादी हमें बताते हैं कि बालकों का नैतिक विकास कैसे होना चाहिए, उनका उत्थान कैसे होना चाहिए, उनका चारित्रिक विकास किस प्रकार से होना चाहिए, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की सभी क्रियाओं, ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बौद्धिक, कलात्मक व नैतिक पर समान रूप से बल दिया गया। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो, इससे उनकी मेंटल डेवलपमेंट हो, उनका सम्मान हो, उनके रुझान, रुचि कलात्मकता की ओर बढ़े,
उनमें नैतिकता का विकास, उस पर विशेष बल दिया। आदर्शवाद में स्वानुशासन पे बल दिया गया। दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया। आत्मा अनुशासित होने से बालक में चारित्रिक आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। आदर्शवादियों का ये मानना है कि बालकों का विकास आध्यात्मिक गुणों से ही होता है। तो इस प्रकार से आदर्शवादी शिक्षा के मूल्यांकन में हमें ये देखने को मिलता है कि आदर्शवादियों में का शिक्षा का पैटर्न जो है या मेथड है या उनका ज्ञान देने का जो तरीका है वो काफ़ी व्यापक है और उन्हें उनसे शिक्षकों का या गुरुजनों का सम्मान करने में, बालकों को मनुष्य बनाने में, आत्मानुभूति या स्वयं को पहचानना, सत्य, शिव और सुंदर की खोज करना, अपनी संस्कृति और संपदा की रक्षा करना, आध्यात्मिक विकास पर विशेष बल दिया गया। ये इनके गुणों में आता है। गुरुजन अपना सारा जीवन समर्पित कर देते थे अपने शिष्यों को बढ़ाने में, उनका व्यक्तित्व को निखारने में, उनका चारित्रिक उत्थान करने में, उनका सामाजिक उत्थान करने में, और बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। वो सिर्फ ज्ञान देते थे, सही नॉलेज देते थे, स्वानुशासन पे बल रखते थे, स्वयं को पहचानने के लिए, अपनी आत्मा को पहचानना, अपने मन को पहचानना, आप क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसको अपनाना, भौतिक संसार को मिथ्या मानना, गलत मानना, प्रलोभन से दूर रहना, इच्छा शक्तियों पे कंट्रोल करना, इंद्रियों को वश में रखना। ये सारी चीज़ें जो थीं वो आदर्शवाद के अंतर्गत आती हैं, उनके गुणों के अंतर्गत आती हैं। परंतु अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि सारी जितना भी प्रगति का मार्ग है या उत्थान है वो सिर्फ आदर्शवाद से ही, पूरी आइडियलिज्म से ही हमारा नहीं पूरा होता। उसके लिए अन्य बातों को भी अपनाना आवश्यक है। तो इसके कुछ दोष निकल कर के आए। उनके कुछ दोषों को देखने के लिए हम अलग अलग विचारों की बात को सुनेंगे या अपनाएंगे। आदर्शवादियों द्वारा शिक्षा का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया वो अव्यावहारिक बताया। उद्देश्यों का संबंध वर्तमान से ना होकर दूरस्थ भविष्य से है। वर्तमान में, प्रेजेंट में जो हम कह रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमारी परिस्थितियां हैं, उनका हम सामना कैसे करें, इन चीज़ों को उन्होंने बताया कि दूर भविष्य किसने देखा, भविष्य में आपका सुधार हो, इसलिए वो शुरू से ही आपका डेवलपमेंट करते हैं, वो सही नहीं बताया। उन्होंने कहा यह व्यावहारिक है। आदर्शवाद में दर्शन पर अत्यधिक बल दिया गया। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य माना, जो पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं, क्योंकि कोरे अध्यात्म से जिंदगी या जीवन यापन नहीं होता। अगर हम सिर्फ फिलॉसफी की ही बात करते रहेंगे, दर्शन की बात करते रहेंगे, ज्ञान की बात, नॉलेज की बात, भौतिक चीज़ों को हम हमेशा नकारते रहेंगे तो हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, हमारा आधुनिक युग में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, हम विकसित नहीं हो पाएंगे, हम पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं को ही अपनाते रहेंगे। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए आदर्शवाद के पाठ्यक्रम को या उनकी नीतियों को, मूल्यों को गलत बताया गया, अनुपयुक्त बताया गया। आदर्शवादी शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों पर अधिक बल नहीं दिया गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, बल नहीं दिया गया, जो वर्तमान युग की बेसिक नीड्स है, आवश्यकता है। तो आज प्रेजेंट टाइम में बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है कि हम एक्सपेरिमेंट्स करें, डिस्कवर करें चीज़ों को,
नई नई चीज़ों का अनुसंधान करें। अगर हम सिर्फ आदर्शवादों के हिसाब से चलते तो हम आज प्राचीन काल में कुछ रिसर्च या अनुसंधान या खोज नहीं कर पाते, हम पिछड़े रह जाते और हमारा विकास नहीं हो पाता। हमारा डेवलपमेंट जो है सिर्फ कोरे अध्यात्म से नहीं है, हमें कुछ गलतियां भी लाइफ में करनी पड़ती हैं। एक्सपेरिमेंट्स में गलतियों की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। हम कुछ करते हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, कुछ बनती हैं, बिगड़ते बिगड़ते बन जाती हैं। तो प्रयोग करना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। नए अनुसंधान करना, इनोवेशन करना, इन चीज़ों पे ज़्यादा बल नहीं दिया गया, इन शिक्षण विधियों को ज़्यादा नहीं अपनाया गया। सिर्फ अध्यात्म से काम नहीं चलेगा, इस बात का भी खंडन किया गया। आदर्शवाद में आत्मानुभूति की बात कही जाती है, स्वयं को पहचानना, चिंतन और मनन। इसके लिए पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषयों को ज़्यादा महत्व दिया गया, अध्यात्म को ज़्यादा महत्व दिया गया, जबकि वर्तमान में आज का युग वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक विषयों को ज़्यादा स्थान दिया जाना चाहिए। विज्ञान के युग में प्रयोग को, अनुसंधान को ज़्यादा स्थान दिया जाना चाहिए। समस्याएं, इस प्रकृति में भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे, अनुसंधान नहीं करेंगे, साइंटिफिक मेथड से नहीं चलेंगे, साइंस को नहीं अपनाएंगे, तो हम विकास और उत्थान की ओर या नहीं जा पाएंगे, तो भी हमारा पतन होगा। हम कहीं किनारे पड़े रह जाएंगे, अपनी मूलभूत बेसिक आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा कर पाएंगे, रोटी कपड़ा और मकान, सिर्फ प्रवचन देने तक सीमित रह जाएंगे। चिंतन मनन तक ज्ञान दीजिए, अनुशासित रहिए, स्वानुशासन पे बल दीजिए। आधुनिक युग की शिक्षा बाल केंद्रित है, जबकि आदर्शवाद में बालक का स्थान गौड़ व शिक्षक का स्थान सर्वोपरि माना गया। आदर्शवाद में शिक्षक को ही सर्वोपरि माना गया, गुरु का सम्मान प्रथम है और बालक का स्थान गौण है। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये सबसे बड़ा दोष है। साइकोलॉजिकल पॉइंट से ये बहुत बड़ी फॉल्ट है या कमी है, क्योंकि अगर हम बालकों की बात करते हैं तो बालक या शिक्षार्थी आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया है, उसकी मनोवृत्ति अलग तरीके से हो सकती है, उसकी रुचि रुझान अलग तरीके से हो सकती है। उसके परिवार में उसके पेरेंट्स ने जो सोचा है, ज़रूरी नहीं कि वो वही बन पाए, आपकी आइडियोलॉजी पे सही खरा उतर पाए, चल पाए। उसके लिए उसकी रुचियों को, रुझान को, आदतों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसका मस्तिष्क का कितना विकास हुआ है उसको देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हमें विषयों का निर्धारण करना पड़ेगा। विषयों के चयन में भी परेशानी आती है। सभी विषय सभी शिक्षार्थी पढ़ने ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा, उनकी मनोवैज्ञानिकता या साइकोलॉजी को समझ करके स्टूडेंट्स की। सिर्फ आदर्शवादी सभी लोग चिंतन मनन करने लगेंगे, स्वानुशासित रहेंगे, तो गलतियाँ या फिर एक्सपेरिमेंट्स कौन करेगा? और इसके अलावा छात्रों की मनोवृत्तियों को कौन समझेगा? उसके अंदर क्या सुनने की इतनी अच्छी क्षमता है, एक्सेप्ट करने की इतनी क्षमता है, गेन करने की, कैसे हम जानेंगे कि उसकी बुद्धि का कितना विकास हुआ है? तो ये सारे दोष उसमें देखने को मिले आदर्शवाद में। लेकिन इन दोषों के बावजूद हम संक्षेप में ये कह सकते हैं या इसका सार ये निकाल सकते हैं कि आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। शिक्षा की पाठचर्या में भाषा और साहित्य का महत्व आज भी स्वीकारा गया है कि हमारी लैंग्वेज और लिटरेचर हमारे सब्जेक्ट में ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए, कैरिकुलम में ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर से हम विद्वानों की बातों को जानते हैं और लैंग्वेज, हमारी भाषा,
का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी जो भी है, उनसे हम अपने वर्ण के लिए, वर्ब के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझते हैं, उनका ज्ञान हासिल करते हैं, अपनी वर्तनी को सुधारते हैं, तो भाषा और साहित्य दोनों का महत्व आदर्शवादियों के अनुसार हमारे करिकुलम में बहुत है। आत्मिक संतोष और शांति के लिए आदर्शवादी विचारधारा आज भी अपना स्थान बनाए। जब कभी भी हम विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, आधुनिक युग में हमारे मन में शांति नहीं रहती, अशांति रहती है, तो हम शांति की तलाश में आदर्शवादियों की तरह चिंतन और मनन करते हैं, अपने गुरुजनों की बातों को सुनते हैं, अपने वेद पुराण को पढ़ते हैं, उनका अनुसरण करके, उनके ज्ञान का अनुसरण करके हम बुद्धि और विवेक के द्वारा काम करना स्टार्ट करते हैं। अपनी इच्छाओं को दमन करके हम नीतियों को अपनाते हैं। तो आदर्शवाद का आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी बहुत अधिक उपयोगी और महत्व है। इनको जानने के लिए, आदर्शवादियों को जानने के लिए सुकरात, प्लेटो के दर्शन को आप पढ़िए, समझिए। उनको जानने के लिए उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको पढ़िए और ये देखिए कि उन लोगों ने अपना जीवन किन परिस्थितियों में गुजारा, कितनी कठिनाइयों से और कितने संघर्ष से। हम आगे अपने 3rd यूनिट में इसका भी जिक्र करेंगे। हम सुकरात और प्लेटो के बारे में भी आपको उनके जीवन का सार, उनके जीवन की कठिनाइयाँ, उनके शिक्षामय देन के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये पेपर हमारा फिलॉसफी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने 1st और 2nd दोनों लेक्चर में हमारे 8th और 9th में ये जाना कि आदर्शवाद क्या है, इसका शिक्षा में क्या उद्देश्य है, आदर्शवादियों के सिद्धांत क्या क्या हैं और इनके शिक्षण के मेथड्स या टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं, इनमें किस तरह के अनुशासन पर विशेष बल दिया गया, फिर इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी आपने जाना, गुण और दोषों का अवलोकन किया, मूल्यांकन किया आपने, और ये जाना कि आदर्शवादी शिक्षा वर्तमान समय में क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कशन करेंगे प्रयोजनवाद की बात करें। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रंस।